स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स का टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसको हम क्यों जानते हैं? तो जो दो आवेशों के मध्य जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसकी दिशा बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम हमें क्या बताता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसकी दिशा क्या होती है, उसको समझते हैं हम कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से। इसको जानने के लिए हमें पहले कुछ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर बीजगणित को जानना होगा, सदिश बीजगणित को जानना होगा। और उसको हम समझते हैं जैसे कि दो बिंदु हैं P1 और P2, हम इनका स्थिति सदिश बताना चाहते हैं। स्थिति सदिश अगर इनका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और x2, y2, z2, हम इनकी स्थिति सदिश को बताना चाहते हैं। यानी स्थिति सदिश बताने के लिए हमें किसी के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश बताना होगा। और वो बिंदु हम ओरिजिन यहाँ पे लिखते हैं और इसके अनुसार हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं जो हमने x1, y1, z1 लिया है। तो ये हो जाएगा x, ये होगा y और ये होगा z। स्थिति सदिश P1 की क्या होगी? P1 की स्थिति सदिश इस O के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे कि P1 से O को हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ये होगा स्थिति सदिश जिसकी दिशा कहाँ होगी? O से शुरुआत होगा और P पे ख़त्म होगा। और ये जो हमें ये लाइन मिला है, जो एरो मिला है, जो तीर मिला है, इसकी जो लंबाई होगी वही इस स्थिति सदिश का परिमाण होगा। समान रूप से P2 की स्थिति सदिश, तो हम क्या करेंगे? P2 को O से मिला देंगे और ये जो तीर मिलेगा, इसकी जो लंबाई होगी, ये उस स्थिति सदिश का परिमाण होगा, P2 की स्थिति सदिश। इसको हम R1 से दिखाते हैं और इसको R2 से। अच्छा, हम एक चीज़ और जानते हैं, सदिश में हमने पढ़ रखा है I कैप, J कैप, K कैप। ये क्या है? एकांक सदिश है तथा I कैप x एक्सिस में दिशा बताने के लिए यूज किया जाता है, J कैप को y एक्सिस के अलॉन्ग और K कैप को z एक्सिस के अलॉन्ग दिशा बताने के लिए यूज किया जाता है। तो हम R1 स्थिति सदिश को लिखना चाहें तो हम R1 को कैसे लिखेंगे? अगर कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है तो x में कितना? x1, तो x1 और उसकी दिशा क्या हो जाएगी? I कैप, प्लस y में कितना? तो y1 और दिशा क्या हो जाएगी? J कैप, प्लस Z में कितना? Z1 और दिशा क्या हो जाएगी? K कैप। तो ये स्थिति सदिश हो जाएगा x1 I कैप, y1 J कैप, z1 K कैप। अच्छा, अगर हम इस स्थिति सदिश का परिमाण लिखना चाहें तो परिमाण क्या हो जाएगा? ये सदिश है R1, इसका परिमाण अगर R1 से हम दिखा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। समान रूप से अगर हम R2 स्थिति सदिश को लिखना चाहें, R2 सदिश कितना हो जाएगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये हो गया स्थिति सदिश P2 का। और इसका इस स्थिति सदिश का परिमाण लिखें R2 से, तो ये कितना हो जाएगा? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये तो हो गया स्थिति सदिश। हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच का विस्थापन सदिश। इन दोनों के बीच का विस्थापन सदिश अर्थात P1 की स्थिति सदिश P2 के सापेक्ष, P1 का स्थिति सदिश P2 के सापेक्ष या P2 का स्थिति सदिश P1 के सापेक्ष। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं हम किसका स्थिति सदिश लिख रहे हैं? P1 का। किसके सापेक्ष? P2 के। तो कैसे? P2 के सापेक्ष देख रहे हैं ना, तो जैसे हम P1 की स्थिति सदिश O के सापेक्ष देख रहे थे तो O से हमारा एरो स्टार्ट हुआ और P1 तक गया। वैसे P1 की स्थिति सदिश P2 के सापेक्ष देख रहे हैं तो P2 से शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएगा? P1 तक। ये स्थिति सदिश हो जाएगा P1 का किसके सापेक्ष? P2 के। और इसी को कहेंगे विस्थापन सदिश। ये विस्थापन सदिश है और यानी किसका स्थिति सदिश है? P1 का। किसके सापेक्ष? P2 के। तो P1 का स्थिति सदिश है P2 के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे किसका है? 1 का किसके सापेक्ष? 2 के।
समान रूप से अगर हम P2 की स्थिति सदिश लिखना चाहें P1 के सापेक्ष तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P2 के P1 के सापेक्ष तो ये हो जाएगा R21, और ये दोनों स्थिति सदिश आपस में परिमाण में बराबर होंगे, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। परिमाण में कैसे बराबर होंगे? दोनों का परिमाण समान, विस्थापन कितना है? एक समान है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R12 बराबर R21। दिशा विपरीत होने की वजह से हम यहाँ क्या ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, इसको अभी हम समझेंगे यहाँ से। तो हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम त्रिभुज के नियम के द्वारा। त्रिभुज का नियम हमने क्या पढ़ा है? सदिशों का त्रिभुज के योग का नियम हमने पढ़ा है कि अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं को निरूपित करते हैं तो जो तीसरी भुजा होगी वो उन दो भुजाओं के उन दो सदिशों के परिणामी होगी, दोनों का परिणामी होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर अगला सदिश यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन दोनों सदिश का परिणामी क्या हो जाएगा? ये तीसरा सदिश। इसको हम कैसे लिखें? त्रिभुज के नियम से हम लिख सकते हैं R2 प्लस R12 बराबर R1, या लिख सकते हैं R12 बराबर R1 सदिश R1 माइनस सदिश R2। समान रूप से अगर यहाँ से हम त्रिभुज देखें, यहाँ से एक सदिश स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से दूसरा सदिश स्टार्ट हुआ, इन दोनों का परिणामी क्या होगा? त्रिभुज के नियम से ये तीसरा सदिश। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R1 प्लस R21 बराबर R2। तो R21 क्या हो जाएगा? R21 बराबर R2 माइनस R1। देखिए अगर यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगाएं तो ऋणात्मक चिन्ह अगर लगाएं यहाँ इधर हम ऋण से गुणा कर दें, या इधर R1 को पहले लिखें तो माइनस कॉमन ले लीजिए R1 माइनस R2, और सेम एज इट इज R1 माइनस R2 सदिश R1, सदिश का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, सदिश R1 माइनस सदिश R2। ये क्या है? R21। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? R21 बराबर माइनस का R12। तो ये दोनों विस्थापन सदिश आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसके बाद से हम इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। जो R12 है, R12 की वैल्यू कितनी होगी? तो R1 माइनस R2। R1 सदिश की वैल्यू कितनी है? R1 सदिश की वैल्यू है, चलिए R1 सदिश माइनस R2 सदिश, और R1 की वैल्यू आपने निकाली है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, डायरेक्ट ओपन करके लिखते हैं x2 i कैप माइनस y2 j कैप माइनस z2 k कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 k कैप प्लस z1 माइनस z2, सॉरी यहाँ k कैप नहीं होगा, यहाँ j कैप होगा, और यहाँ k कैप। इतनी ये वेक्टर अलजेब्रा हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए किसको समझने के लिए? कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के लिए। चलिए तो इसको समझते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये सदिश जो हमने लिखा है, अगर हम केवल इसका परिमाण लिखना चाहते हैं तो ये R12 हमने निकाला है, ये सदिश हमें मिला x1 माइनस x2i विस्थापन सदिश है। अब इसका अगर हम केवल परिमाण लिखना चाहते हैं तो परिमाण R12 क्या हो जाएगा? R12 बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये विस्थापन सदिश का परिमाण हो जाएगा। ये परिमाण, अब इसको हम समझते हैं
चार्ज के मतलब आवेश के रूप में यहाँ दो आवेश रखेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में। अभी तक हमने केवल उसको समझने के लिए जो हमें वेक्टर अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट थी उसको समझा है। जहाँ समझ में आएगा बताइएगा। और अब अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आइए अब हम दो आवेश लेते हैं Q1 और Q2। दो आवेश हैं Q1 है और Q2, दोनों धनात्मक आवेश हैं यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये दोनों स्पेस में कहीं हैं जिनको हम पहले सापेक्ष बिंदु बना देते हैं, जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं x, y, z। Q1 कह रहे हैं कि हम Q1 आवेश यहाँ पे है, ठीक। इसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये P1 आवेश है, सॉरी Q1 आवेश है। समान रूप से यहाँ पे हम Q2 दिखा देते हैं, यहाँ Q2 आवेश है और इसका क्या हो जाएगा x2, y2, z2। अब इनका हम स्थिति सदिश बनाना चाहते हैं, तो स्थिति सदिश जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसकी स्थिति, तो हम क्या करें, एक सीधी एक तीर बना दें, ठीक। समान रूप से इसका हम बना देते हैं स्थिति सदिश। ये R1 सदिश है और ये R2 सदिश है। अच्छा, हम चाहते हैं कि इस Q2 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, हम जानते हैं रिपल्सन होगा और उसकी दिशा कैसे होगी, इधर की तरफ। सिंपल सी बात है। अब स्थिति सदिश Q1 का हम लिख रहे हैं Q2 के सापेक्ष, तो Q1 का Q2 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 का 2 के सापेक्ष R12, और ये हो जाएगी इसकी स्थिति सदिश की दिशा। अब कूलाम के नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो सदिश आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दो आवेश है, दोनों आवेश का परिमाण क्या है, इसका Q1 है, इसका Q2 है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R12 वेक्टर है। हमें क्या चाहिए, इस R12 का परिमाण, केवल यहाँ पे हमें क्या लिखना है, परिमाण। तो हम कैसे लिखें, अगर उस परिमाण को हम क्या लिख रहे हैं, R12, केवल परिमाण लिख रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ R12 से दिखाया हमने। तो अगर उसको हम बल की बात करें तो बल कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर वहाँ क्या है, R12 का स्क्वायर। अच्छा, चूँकि हम वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, सदिश के रूप में लिख रहे हैं, तो हमें दिशा भी बताना होगा। और दिशा बताने के लिए हम कौन सा सदिश यूज करते हैं, एकांक सदिश। तो यहाँ पे एकांक सदिश क्या होगा, ये सदिश है R12 और ये उसका परिमाण है। तो अगर उस सदिश को उसके परिमाण से हम विभाजित कर दें, भाग दे दें, तो हमें उस दिशा में एकांक सदिश मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर एकांक सदिश को हम लिखें R12 कैप, तो ये कितना होगा, R12 वेक्टर R12 अपॉन R12। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकांक सदिश क्या है हमारा, R12 कैप। ये है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब इसको थोड़ा सा आगे और हम करते हैं। हम क्या लिखेंगे, इसको बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक काम करते हैं, Q1 Q2 यहीं पे लिख देते हैं, Q1 Q2। R12 को हम क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर R12 अपॉन R12, और R12 स्क्वायर ऑलरेडी था, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर और एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया क्यूब। अच्छा, इस R12 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो हमने अभी सदिश अलजेब्रा देखा था, सदिश अलजेब्रा के अनुसार R12 की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर R12 की, तो हम लिखेंगे x1 माइनस x2 I कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। और इसका परिमाण अगर केवल हम R12 लिखें तो परिमाण कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर।
अब हमें करना क्या है कि R12 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देनी है और R परिमाण जो है इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना है। आज के लिए बस इतना ही, इसको समझिएगा। ये हमने क्यों जाना, तो दिशा बताने के लिए, जो बल दोनों के बीच लग रहा है, दो आवेशों के मध्य, उनके बीच दिशा क्या होगी उसको बताने के लिए हमने समझा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कैसे निरूपित करते हैं, तो ऐसे ये हो गया सदिश निरूपण, ठीक है। और इससे के आगे हमने इसकी बस वैल्यू उठा के रखी है और वो हमारा फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। चलिए लास्ट हम कर देते हैं यहाँ पे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 I कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप अपॉन रूट में हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर और इसका क्यूब, होल का नीचे वाले का क्यूब। होप करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जहां ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं हमसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।